हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो बढ़ते बढ़ते देखो अपन कहाँ पहुँच गए हैं। लेक्चर 141 पे रोटेशन टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है। इससे पहले टॉपिक में अपने 5 स्टेप बना करके जे को और टॉर्क को एनालिसिस करने का बहुत एक सुंदर प्रयास किया था। मेरे हिसाब से उसमें आपको बड़ा आनंद आया होगा, आना चाहिए। अब आज इसमें हम पढ़ेंगे 2-3 चीज़ें इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक तो इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस अपन सीने। एक तो है कोणीय आवेग, एंगुलर इंपल्स। दूसरा अपन इसमें पहले डिस्कस करेंगे बेटा घूर्णन गतिज ऊर्जा। पहले अपन इन 2 टर्म्स को समझेंगे, है ना। बाद में इसका जो एप्लीकेशंस, और साथ में एक चीज और मैं ले लेता हूं, वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय किसमें? घूर्णन गति में। आपने पढ़ी इसको ट्रांसलेटरी मोशन में। ये रोटेशन मोशन के लिए किस तरह से अपन उसको लेंगे। तो सबसे पहली जो बात है उस पर अपन आते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया कोणीय आवेग। आवेग है ना, आपने पढ़ा था अभी रेखीय आवेग, रेखीय सॉरी आवेग, वहां आपने सिर्फ रेखीय आवेग ही पढ़ा था ना, आपने वहां पढ़ा था आवेग। पर जैसे आप कोणीय आवेग पढ़ते हो ना, तब आवेग को फिर अलग करना पड़ता है। तो उसको अपन फिर कह सकते हैं रेखीय आवेग, लीनियर इंपल्स। मोस्टली उसको अपन इंपल्स ही बोलते हैं, पर इंपल्स 2 टाइप के हो गए, रेखीय और कोणीय हो गए। तो कोणीय आते ही फिर उसको आपको अलग से ही मेंशन करना पड़ेगा, तो उसको अपन बोल देंगे रेखीय आवेग। तो याद करो, जब आपने रेखीय आवेग पढ़ा था वो क्या था बेटा जी? आपने पढ़ा था कोणीय संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर है। कोणीय संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर है। तो आवेग, कोणीय संवेग परिवर्तन आवेग, संवेग सदिश राशि हो गई। तो आवेग आपने पढ़ा था इंपल्स, है ना। इंपल्स क्या है? रेखीय संवेग परिवर्तन के बराबर है। तो इसको अपन कह सकते हैं डेल्टा P, या बेटा जी P फाइनल माइनस P इनिशियल। अंतिम रेखीय संवेग और आरंभिक रेखीय संवेग का अंतर। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या m दोनों का कांस्टेंट है तो v फाइनल माइनस कौन सा? v इनिशियल। हो गया ना। तो ये संवेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संवेग का परिवर्तन आवेग कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जो कोणीय आवेग क्या कहलाएगा? जो कोणीय आवेग है बेटा जी, वो क्या है? वो है कोणीय संवेग का परिवर्तन। तो इसको मैं कह सकता हूं डेल्टा जे, यानी जे फाइनल माइनस जे इनिशियल। m इंटू वी के रूप में आप इसको लिखते हो। तो देखो i इंटू ओमेगा अपन लेंगे, i कांस्टेंट होगा तो i अपन बाहर ले लेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तो सामान्य सा एक फॉर्मूला है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो पहला पॉइंट आप इसमें अच्छे से कर सकते हो, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब अपन लेते हैं दूसरा पॉइंट, वो है घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिंबल मैं ले रहा हूं KR, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ी अभी तक कौन सी है? आपने पढ़ी अभी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। ध्यान दो, आपने पढ़ी क्या अभी? उसको मैं कहता हूं स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। उसका सिंबल अपन लेते हैं K t, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। m वस्तु या कण का द्रव्यमान और v उसकी ट्रांसलेटरी स्पीड है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी गति की ऊर्जा? रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था पहले वाले लेक्चर में, ये कोई बॉडी है और ये इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है एक समान कोणीय वेग से। यहाँ एक पार्टिकल था, उसकी डिस्टेंस r1 थी, उसका मास कितना m1 था, इसकी स्पीड अपने पास v1 थी, इसकी स्पीड क्या थी? v1। यहाँ फिर मान लो कोई पार्टिकल, उसका मास कितना m2 है, r2 इसकी डिस्टेंस है, इसकी स्पीड कितनी है? v2। फिर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ एक और ले लें, पर यहाँ इस तरफ ले लें, कोई पार्टिकल यहाँ से इस तरफ ले लें। ये पार्टिकल, इसका मास कौन सा बेटा जी? mn है। इसकी स्पीड कितनी? नीचे की तरफ है, ऐसे मोशन कर रहा है तो ऊपर बाहर की तरफ। इसकी स्पीड को अपन vn मान लें और ये डिस्टेंस मान लें कितनी? rn। कोई समस्या नहीं है। अब इन सब की अपने को एनर्जी है वो सब जोड़नी है, इसका फॉर्मूला अपने को तैयार करना है। तो देखो मैं इसको लिखूं K रोटेशनल,
के रोटेशनल। हम तो जानते हैं कि एक इस पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, वो तो है देखो हाफ m1v1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे पार्टिकल की है तो हाफ m2v2 स्क्वायर, ये तो बनेगी। अब इसको और ऐसे अपन लास्ट वाले पार्टिकल कहते हैं तो हाफ mn का स्क्वायर। ओके, तो हाफ m1 v1 कितना देखो r1 इंटू ओमेगा, इसका स्क्वायर तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कर दूं। ऐसे इसको देखें अपन +1/2, तो इसको मैं ऐसे करता हूं, स्टेप बचाता हूं यहां पर, इसको लेता हूं हाफ mn, vn कितना r ओमेगा, ओमेगा सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है तो rn इंटू ओमेगा उसका होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब सुनो यहाँ 1/2 और ओमेगा स्क्वायर तो मैं कॉमन ले लूँ, तो बचा कितना m1 r1 स्क्वायर प्लस प्लस कौन सा m2 r2 स्क्वायर प्लस प्लस कौन सा बेटा जी mn rn स्क्वायर। हमेशा की तरह आप देखो ये सारा सिस्टम जो है ना, इसको मैं एक साथ लिखूं तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेसन m इंटू आर स्क्वायर, ये पोर्शन क्या बन गया बेटा जी, ये है पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा का, समझ रहे हो। तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अनेक फॉर्म हो सकते हैं, अनेक इसके रूप हो सकते हैं, परंतु अभी तक आप ध्यान कर लो कि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है उसका अपन केटी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो है हाफ mv स्क्वायर। और ये कौन सी है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। वस्तु मान लो इस तरह सरफेस पे बिना फिसले बिना लुढ़के फिसल रही है, ऐसे लुढ़क रही नहीं, ऐसे बिना लुढ़के ऐसे फिसल रही है, इसको बोलते हैं प्योर शुद्ध स्थानांतरीय गति। और वस्तु मान लो यहीं अपने स्थान पे ऐसे रोटेट कर रही है, अपने फिक्स अक्ष के अबाउट घूम रही है, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। वस्तु लुढ़कते हुए इस तरह से आगे चलेगी, उसको हम कहते हैं दोनों का जोड़, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, यानी स्थानांतरीय प्लस कौन सी घूर्णन, इन दोनों गतियों का योग है, उसको हम कहते हैं लोटनी गति, रोलिंग मोशन, लोटनी गति, लुढ़कती हुई गति। बात समझ रहे हो, तो उसको अपन कह देंगे लोटनी गति। तो उसकी एनर्जी की अगर बात करता हूं तो ट्रांसलेटरी अपनी आ गई, तो उसमें कुल एनर्जी के टोटल, तो वो कितनी है बेटी, के ट्रांसलेशनल प्लस कौन सा के रोटेशनल, तो कर दो हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी तक आप यहां तक का पूरा काम बिल्कुल ढंग से समझ ले आप, है ना, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं बात को। आई एक रिजिड बॉडी के लिए, ओमेगा, तो इसमें आप यहां देखें इसको, या मैं थोड़ा पेज खाली कर लूं, आपकी परमिशन हो तो नोट कर लें इसको ना, पीछे आ जा करके इसको स्क्रीन पॉज कर लें और लिख लें। अभी ओनली 3 फॉर्मूले तैयार कर रहा हूं, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस अपन बाद में देखेंगे, तीनों पॉइंट के मिला के क्वेश्चन करेंगे। तो के टोटल ये हाफ mv स्क्वायर है ना, इसको चलो मैं कॉमन ले लेता हूं ना, कॉमन लिया तो बचा कितना 1 प्लस हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। देखो 1 प्लस ये आ गया। अब देखो साहब हाफ m इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये mv स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई को मैं लिख रहा हूं बीटा इंटू एम आर स्क्वायर। याद करो मैंने एक सामान्य दृढ़ पिंड के लिए आई का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, बीटा क्यों रखूं, मैं कर दूं इसको एम के स्क्वायर, बेस्ट वे इसका है एम के स्क्वायर, के यहां पर है घूर्णन त्रिज्या। याद करो किसी पिंड की वो लंब दूरी जिसके स्क्वायर को उसके द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही मिलता है जो वास्तव में होता है। तो के यहां पर है घूर्णन त्रिज्या ओमेगा, इसको मैं लिख दूं यहां पर v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। क्लियर। तो r यहां पे कोई वस्तु होगी, मान लो ये वस्तु है कोई, इसकी r रेडियस है, इसके लिए अपन बात करते हैं, रोटेशन हो रहा है इसका ओमेगा से, तो इसको मैं कर दूं बेटा r, तो ओमेगा हमारे पास कितना v बाई आर, तो करें इसको सॉल्व,
तो ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका, चाहे इसका वैल्यू पुट कर दो, किसे कर दो, मैं लिखूँ इसको वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, और मास भी कितना कैपिटल है हमें, तो ये इससे कैंसिल। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले हो गए। चाहो तो इसको भी थोड़ा यहां पर यहीं बदल लो, देखो हाफ आई क्या है, एम के स्क्वायर, और ये बन गया आपका वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या हाफ ये एम जो भी उसका स्मॉल एम एक ही लेना है भैया ना, तो एम इंटू वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मास सबके स्मॉल एम, टोटल मास को सबको स्मॉल एम मान लेना चाहिए, टोटल मास तो सबका स्मॉल एम है, ये लो स्मॉल एम, ये सारे वैल्यू बन गए। ठीक है, अब तीनों फॉर्मूलों को एक बार पुनः लिख देता हूं, और तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से आप याद भी कर लेना। हटाऊं आगे से, तो देखो तीनों जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। एक अपन ने पढ़ा है कौन सा, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, वो है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। एक अपन लिखा है कौन सी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, के आर उसका सिंबल है, वो है देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या क्या लिखूं, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बेटा जी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर अपन लिखेंगे के टोटल, वो इन दोनों का जोड़ है, वो है के ट्रांसलेशनल प्लस कौन सा, के रोटेशन, और इसका वैल्यू हमें मिला है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे से देखो इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लो आप। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये लास्ट में देखो हाफ एम वी स्क्वायर के रूप में। तो चलो मैं ऐसे और कर दूं इसमें, ताकि ज़्यादा फॉर्मूले अपन को याद नहीं करने पड़े। तो मैं एक बात यहां पर और ऐड कर रहा हूं, देखो ये क्या बन गया, देखो के ट्रांसलेटरी इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें ये क्या, के ट्रांसलेटरी, तो के ट्रांसलेटरी इंटू क्या बन गया आपका 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब इतनी बात आपने कर ही ली है, तो मेनली क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, रेशो निकाल लेंगे। तो देखो के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशनल, इसको डिवाइड कर दूं तो क्या बच गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसको मैं सिंबल मान लूं बीटा। और बीटा हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था, सदा हरि, सदा हरि याद कर लो, बहुत काम का है। बीटा सदा हरि 2/5, 1/2, 2/3, 1, याद है ना वो क्वेश्चन, वो काम में लेना है। यहाँ 1 प्लस बीटा कर दो इसको, तो इसमें देखो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो के जो आपका टोटल, के टोटल अपॉन के ट्रांसलेटरी, वो कितना आ गया, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा। तो बहुत सुंदर से फॉर्मूले आपके तैयार हो चुके हैं क्वेश्चंस करने के लिए। कोई समस्या नहीं है ना, यहां तक के काम को एक बार बहुत अच्छे से समझ लो। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्य, इसमें क्वेश्चंस में तीनों के पॉइंट के मिला के बोलने वाला हूं। कार्य ऊर्जा पर में बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, वो है आप लिख सकते हो थर्ड वाले में, W all इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी के फाइनल माइनस कौन सा, के इनिशियल। पर यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको अपन क्या लिखें, देखो के फाइनल अगर दो इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा कौन सा, इनिशियल का स्क्वायर। चाहे 1/2 कॉमन ले लो, चाहिए इसमें, यहां मैं इसको I/2 कॉमन ले लूं तो बन गया ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो ये 3 टॉपिक आपके बने, फिर अपन इन सारों पे क्वेश्चन है वो कंबाइंड रूप में करेंगे। तो वापिस देख लो कौन इस आवेग क्या है, गुणगतिज ऊर्जा क्या है, और कार्य ऊर्जा पर में क्या है। ठीक है बेटे, तो हम लोग एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें 3 टाइप के अपन ने केस डिस्कस किए थे इससे पहले।
अब हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का सेशन पूरा एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को समर्पित है, ये मान लो आप, है ना। तो जैसे बात शुरू कर रहा हूं मैं, तो इससे पहले जो अपन ने बातें पढ़ी थी पहले एक बार उसको रिवाइज कर दूं मैं, ताकि उनके अपन क्वेश्चंस कर पाए। तो जैसे देखें, एक था के टी, ये था स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वस्तु का द्रव्यमान है, वी वस्तु के सेंटर ऑफ मास का वेग, ट्रांसलेटरी मोशन यानी गति बिल्कुल, और इसको मैं चाहूं तो कर दो पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, या देखो इसको मैं p इंटू वी बाई एम बाई इसको 2 कर सकता हूं, एम वी इंटू वी कर दो ना, तो m इंटू वी बन गया p, पी वी बाई 2 कर सकते हो आप। क्लियर? ये एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पे हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m, और ये फिसलते हुए चल रही है, यानी वस्तु इस तरह से गति कर रही है। मान लो इसका पार्टिकल नहीं है, जैसे मैं मान लो ये पार्टिकल A है, B, C है, तो ये इस प्रकार से गति करेगी कि इसके सारे कणों की चाल एक समान है, और वस्तु मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो ये A वाला कण यहाँ पहुँच गया है, B वाला यहाँ पहुँच गया, C वाला यहाँ पहुँच गया, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया, कोई पॉइंट मान लो D है, वो D यहाँ पहुँच गया, तो सारे कणों के विस्थापन समान है, सारे कणों के अपने अपने चाल हैं, वो सब बराबर हैं। तो ये है, इसमें इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है बेटा v, उस कंडीशन में इसकी ट्रांसलेशनल या स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान kT से अपन देते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था kr, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। और इस रूप बदलेंगे अपन, तो p के स्थान पे यहाँ आएगा j, या इसको बदलोगे ना आप, जैसे इसको मैं i से गुणा करूं, i से भाग दूं, तो बन गया आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2i, या इससे कन्वर्ट कर लो आप, तो क्या आएगा जे स्क्वायर अपॉन 2i से बन गया m, सॉरी m से i बन गया यहाँ पर, और ये बन गया j इंटू ओमेगा बाई 2, j कोणीय संवेग है, याद है। तो इसका फिर हमने एक फॉर्मूला और बनाया था, याद हो तो, जैसे ये हाफ i वस्तु हमारे पास है जो किस प्रकार की है, वलय है, चक्री किस प्रकार की है, वो मालूम नहीं हो, तो इसको मान लेता हूं एक, यदि वस्तु को मान लूं क्या, रिजिड बॉडी, और सामान्य किसी दृढ़ पिंड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अपन लिखते हैं एम के स्क्वायर, जहां पे के होता है गुणन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई को मैं लिख दूं यहां पर एम के स्क्वायर, और वी आपने पढ़ा इस v इक्वल टू बेटा r इंटू ओमेगा, तो इससे ओमेगा बन गया v बाई आर, तो मैं क्या लिखता हूं इसको, देखो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसमें ये बन गया देखो हाफ द्रव्यमान, अगर इसमें सब में स्मॉल m ले रहा हूं तो इसको भी आप स्मॉल m के साथ ही लेके चलें, तो स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर इंटू बेटा बन गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैं यहां ले रहा हूं एक कांस्टेंट के रूप में, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को ले रहा हूं बीटा, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, समझे, और इनका मान हमको देना पड़ेगा। तो जैसे के आर का मान, जैसे मैं लिखूं इसको के आर का, फिर तो इसको मैं कर दूं के टी, के ट्रांसलेशनल, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ऐसे कर दो बेटा, देखो बीटा इंटू के टी, बीटा इंटू के टी। चलो यहां मैं एक बात आपको और बताऊं कि मैंने कहा कि स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बीटा है, तो बीटा कैसे है, तो बीटा के जो मान है ना वो बहुत ही काम के हैं हमारे लिए, सबसे ज्यादा काम आने वाली बात है बीटा। तो बीटा है वो सदा हरी है, सदा हरी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो एस का मतलब हुआ बेटा सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, डिस्क, हाँ ये बन गया होलो स्फीयर, ये बन गया रिंग। तो इन सब के लिए बीटा की जो वैल्यू होती है वो हमको याद रखनी चाहिए।
और ये क्या होते हैं, तो सॉलिड का, ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। तो जो mr² का जो गुणा होता है ना बेटा, जैसे बीटा, जैसे अपन लिखते हैं I = बीटा इंटू mr²। तो जो हमारे पास सारे 4 प्रकार की वस्तुएं थी, 2 और अपन उसमें ऐड कर दें तो 6 बन जाती हैं। तो बीटा जो है ना, ये सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, ठोस गोला, ये है चकती, डिस्क, और ये बन गया आपका होलो स्फीयर, मतलब खोखला गोला, खोखला गोला, और ये बन गई रिंग यानी वलय, जिसमें चकती या ठोस बेलन, चकती या ठोस बेलन को आपको एक ही मानना है। जब चकती को आप घुमाएंगे और ठोस बेलन घुमाएंगे तो दोनों का व्यवहार समान होगा। रिंग या खोखला बेलन, रिंग या खोखला बेलन, इन दोनों के अपने ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण बराबर होते हैं। तो देखें इनकी जो बीटा के मान होते हैं, तो बीटा के जो मान बेटा जी इन सब के हैं, तो इसका अपन कहते हैं 2/5, इसका होता है आपका 1/2, इसका होता है देखो 2/3, और इसका होता है 1। जैसे इसको अपन लिखें तो 0.4 हो गया, ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया 0.67, और ये 1। तो ये एक तरह से बीटा का बढ़ता हुआ मान है। बीटा का मतलब क्या है, k²/r²। के क्या थी, गुणन त्रिज्या, जितना बीटा अधिक होगा उतना ही गुणन त्रिज्या का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब गुणन का प्रभाव ज्यादा होगा, उसमें रोटेशन की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो जैसे अगर हमारे पास ये चारों प्रकार की वस्तुएं हों और आपसे ये पूछे ना कि इन चारों में से गुणन की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में होती है, तो आपका आंसर आएगा कि जिसका बीटा ज्यादा होता है उसमें गुणन की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है। तो डेफिनेट आपका आंसर आएगा रिंग या फिर खोखला बेलन। समझे ना? तो ये हमको इस तरह से मान याद रखने चाहिए। तो हमसे अब देखो बीटा जो है ना, आप इनको सब चेक करो, और ये देखो बीटा का जो मान है या तो 1 से कम है या 1 के बराबर है। बीटा जो है वो 1 से बड़ा तो संभव नहीं है ना, 1 से बड़ा संभव नहीं है, इससे अधिक संभव है ही नहीं। तो के आर बराबर कितना, बीटा इंटू के टी मैं लिख रहा हूं, जिसमें जो बीटा है वो क्या है, 1 से छोटा या 1 के बराबर। जैसे यदि मैं इसमें लिखूं फर्स्ट वलय के लिए आपसे पूछूं, तो वलय के लिए, रिंग के लिए, तो आपने क्या देखा कि बीटा है उसका मान 1 है। तो इसके अंदर तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय और गुणन दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर आएंगी। अब जैसे इसके अलावा जो शेष वस्तुएं अपन ने जितनी भी ले रखी हैं, हाँ इसमें वलय भी आप ले सकते हैं, दूसरा खोखला बेलन भी ले सकते हैं। उन दोनों के लिए कैसे दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बराबर होती हैं, परंतु शेष जो वस्तुएं हैं, चाहे ठोस गोला है, खोखला गोला है, या कोई चकती है, ठोस बेलन है, इन सब में बीटा जो है ना ये 1 से कम है। देखो आप, जब मैं किसी संख्या को 1 से छोटी संख्या से गुणा करता हूं तो मान तो छोटा आएगा ना। तो इसमें क्या होगा कि के आर का जो मान हो वो के टी से छोटा होगा। तो अगर मैं इसमें ये पूछूं ना सारी वस्तुओं के लिए, सभी जो वस्तुएं हैं, चाहे वलय हो चाहे सारे प्रकार की कोई सी वस्तु हो, तो उसमें जो के रोटेशन जो है उसका क्या रिलेशन बनेगा के टी के साथ, तो आप ये कह सकते हो कि के आर का मान या तो बराबर या इससे कम है। बड़ा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीटा इससे बड़ा होता नहीं है, तो के आर का मान या तो इसके बराबर या इससे छोटा है, ये रिलेशन आ गया है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं पर भी अब जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आपसे पूछेगा कि के टी अपॉन के आर का मान कितना है, या कहीं ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि के आर अपॉन के टी का मान कितना है, तो ये सब हमको अब आने चाहिए। तो के टी अपॉन के आर, के टी कितना था बेटा जी 1/mv²। अब मैं अनुपात ही लिख रहा हूँ, सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ। के आर क्या था हमारे पास 1/2 I⍵²। क्लियर? अब देखो इसको बदल रहा हूं मैं, हाफ तो उड़ा दो आप। तो m जो है उसको तो आप छेड़े नहीं भाई, m तो m हो गया। v जो है इसको चाहो तो कर दो आप r²ω², कोई दिक्कत नहीं है। I क्या हो गया m², ये m², ओमेगा को छेड़ो ना, उड़ाओ इसको इससे, m से m कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है r² अपॉन
के स्क्वायर यानी 1 अपॉन बीटा आ गई। बीटा हमको याद है, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, समझा ना, याद है हमें सब कुछ ये। अब बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दें और जिस भी वस्तु के लिए पूछे अपन उसका आंसर निकाल लेंगे। के आर अपॉन के टी निकालना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने पे इसका मान कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। पर ये सब हमको करने आने चाहिए ऐसे, क्लियर, तो ये आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद देखो, जैसे इसको मैं कर दूं यहाँ पे नंबर 1, ये कर दो नंबर 2, और अब मैं लेता हूं इसमें 3। तीसरी बात है क्या, देखो जैसे ये कोई एक सरफेस है, इसको मैं कह रहा हूं रफ सरफेस यानी खुरदरी सरफेस है ये, और इस सतह पर हमने एक वस्तु जो गोलिया समिति लिए हुए है, कोई वलय, चकती, खोखला गोला, ठोस गोला है, इस पर कोई वस्तु है, उसको आपने कोई वेग प्रदान करके इसको छोड़ दिया। तो यहां पर 3 प्रकार की कंडीशन थी, या तो क्या करेगी वस्तु बिना लुढ़के हुए फिसलेगी, तो बिना लुढ़ के फिसलना, जैसे ये पहला केस था बेटा हमारा, ये केस क्या, इसी को हम कहते हैं, इसी केस को हम लोग कहते हैं, इसको आप नाम दे सकते हो क्या, बिना लुढ़ के फिसलना, बिना लुढ़ के फिसलना कहलाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। दूसरा रोटेशन है, तो ये केस वैसे आपको बताऊं तो वो है क्या, जैसे मान लो एक पहिया है कोई, और उस पहिए को हमने, साइकिल का जो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया आपने देखा होगा, उसके बीच की जो साइकिल पहिए के बीच में जो उसकी एक्सल होती है, वहां एक कील डाल दो आप, है ना, कील डाल करके उसको आपने यहाँ फिक्स कर दिया। जैसे मैं इसको पहिए जो था ना, उस पहिए को हमने ऐसे फिक्स कर दिया। अब इस पहिए को अपन यहीं रखते हुए, जो इसकी एक्सिस तो यहीं रहेगी, अब एक ही स्थान पे बने रह करके घूमना, ये कहलाता है शुद्ध घूर्णन, रोटेशन। ये था बिल्कुल चलना, फिसलते हुए चलना, ये क्या है, एक स्थान पे घूमना, प्योर रोटेशन, शुद्ध घूर्णन। अब दोनों साथ हो जाएं, जैसे ये चलना भी शुरू कर दे और घूमना शुरू कर दे, उस समय इसके सेंटर मास की स्पीड कितनी v और इसका कोणीय वेग कितना ओमेगा। तो इसको हम कहते हैं, अगर यहां अब ये वस्तु ऐसी गति करे, जैसे मान लो ये पॉइंट मैं ले रहा हूं, यहां ध्यान देना एक बात, जैसे एक सरफेस है, एक हमारे पास है कोई बॉडी, इस सरफेस वाला ऊपर वाला पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं, नीचे वाला पॉइंट जो, ध्यान दें एक बार वापिस, वस्तु जो है ना, ये इसके वस्तु का पॉइंट तो ए है और सरफेस नीचे उसका पॉइंट मैं ले रहा हूं ए डैश, दोनों संपर्क में है। एक पॉइंट मैं यहां कर रहा हूं बी पॉइंट, ये मान लो यहां पॉइंट है बी डैश, तो जैसे आगे गति करेगा ना, तो बिल्कुल इसकी ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये, तो जैसे अपन आगे ये पहिया गति करेगा तो ये इस पॉइंट से मिलेगा, फिर यहाँ वाला पॉइंट इससे मिलेगा, ये वाला ऐसे। तो एक क्षण पर, किसी दिए गए एक क्षण पर इस वस्तु का एक बिंदु नीचे के सरफेस से एक बिंदु से संपर्क में रहता है, जैसे ही आगे गति करता है ये संपर्क खो देता है। इसका मतलब संपर्क में रहते हुए ये बिंदु ए कभी भी इस नीचे वाली सतह के साथ फिसलते हुए गति नहीं करता है, तो इसको हम कहते हैं बिना फिसले हुए गति। इसको हम आगे और बड़े रूप में पढ़ेंगे, अभी हम इतना मान लें कि यहां पर चल भी रहा है और घूम भी रहा है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार की गतियां होती हैं, शुद्ध स्थानांतरीय भी है और शुद्ध घूर्णन भी है, दोनों प्रगति इसमें आ जाएगी। तो इस गति में जब हम इसकी बात करते हैं, देखें यहाँ पे, तो मैं अब इसमें ले रहा हूं, देखो ये तो आपका काम हो गया है ना, अब मैं इसमें ले रहा हूं कि शुद्ध लौटनी गति में कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका सिंबल हमने कैपिटल के टी ले रखा है, तो ये है बेटे जी के टी प्लस के आर। अब सबके फॉर्मूले हमने तैयार कर रखे हैं, चाहे तो मैं इसमें से जो के टी कॉमन ले लेता हूं, तो के टी कॉमन लेते ही हमारे पास वैल्यू आए, देखो 1 प्लस के आर अपॉन के टी,
या इसमें फिर लिखूं यहां पर के टी तो 1 प्लस के आर अपॉन के टी, के आर अपॉन के टी क्या है बेटा जी, बीटा। तो ये हो गया देखो 1 प्लस बीटा। के टी का आप मान जानते भी हो जो है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा, जिसमें इन सारे सूत्रों में जो v है बेटा जी, ये b क्या है, ये दृढ़ पिंड के सेंटर ऑफ मास की गति यानी उसकी चाल है। सेंटर ऑफ मास किस चाल से गति कर रहा है वो वैल्यू v है। इसको हम कहीं कन्वर्ट करना चाहेंगे तो v इज इक्वल टू आप r ओमेगा भी कर सकते हैं, जहां पे r क्या होगी, जो वस्तु अपन लेंगे उस वस्तु की ये होगी त्रिज्या इन सारे सूत्रों में। सही है ना। तो ये हमारे पास इसके सारे फॉर्मूले बन गए। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इस पे ढंग से काम करें, फिर अपन इनके क्वेश्चंस वगैरह तैयार करते हैं। बढ़े आगे तो देखो आप क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूले बना लिए अपन ने, पर क्वेश्चन में तो ढंग से काम करना ही पड़ेगा बेटे। तो देखें अब पहला क्वेश्चन है, आप देखें एग्जाम्पल 23, मॉड्यूल निकाल लें फटाफट। देखो ये सारे आप याद कर लिए और एग्जाम्पल निकाल लो 23। हमने कहते हैं आपको क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में 4 प्रकार से हैं, थ्योरी के एग्जाम्पल्स, फिर लास्ट में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, बीच बीच में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और फाइनली 4 स्टेज 1 2 3 4, जिसमें से 4th स्टेज एग्जाम्स के क्वेश्चंस की हैं। थर्ड है वो थोड़े अच्छे कई सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए क्वेश्चंस का है। फर्स्ट है वो साधारण क्वेश्चन का है, सेकंड थोड़ा सा मॉडरेट यानी बीच का सा है। अच्छे क्वेश्चन भी है, थोड़े इजी भी हैं, थोड़े हार्ड भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 23, जिसमें क्वेश्चन देखें आप एग्जाम्पल 23, ये रोड है एक और इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। इसका द्रव्यमान है m और इसकी लंबाई जो है वो कैपिटल L है। तो प्रश्न ये है कि एक छड़ को एक सिरे से नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती छड़ दे रखी है ना, तो इसकी आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोटेशन है। तो पूछा भी आपसे है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए के आर, तो उसका मान कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब छड़ दे रखी है मालूम है अपने को, तो देखो हाफ आई कितना होता है इस एक सिरे के सापेक्ष कितना, देखो अपन लिखेंगे इसको, मास दे रखा है स्मॉल m, तो स्मॉल m L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर दे रखा ओमेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करते ही हमारे पास आंसर आ गया ml स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यदि मैं इसको ऐसे कह दूं कि हम इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हैं, तब इसकी के आर कितनी आ जाएगी, तब हो जाएगी हाफ। अब इसका आई कितना हो गया, ml स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
मान लीजिए हम कह दें कि इसको अपन ने यहां से L/4 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इसके सापेक्ष घुमाना शुरू कर दिया, तो इसके सापेक्ष अपन घुमाना शुरू कर देंगे, तब इसका KR कितना हो जाएगा, हाफ। अब देखो इसके अबाउट निकालना है, तो ये आपको इसके अबाउट आपको चाहिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब ये तो समांतर एक्सपेरिमेंट का उपयोग करते हुए निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखूं, देखो ICM प्लस MD², तो ICM क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो है mL²/12 प्लस m इंटू D², डी हमने ले रखी है L/4, तो देखो m इंटू D/4 है इसका स्क्वायर। अब D हमने क्या ली थी, सॉरी D के स्थान पे कितना L/4 था ना, ये हो गया इंटू ओमेगा², कर सकते हो। तो इस तरह से छड़ के प्रश्न बन जाएंगे। तो सारे मैंने क्वेश्चन इसमें बता दिए कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। कई बार क्या होगा कि जो ओमेगा है इसके स्थान पे आपको बोला कि यदि एफ फ्रीक्वेंसी से गति कर रहा है या इसका आवर्तकाल कितना टी है, तो अगर ओमेगा के स्थान पे आपको फ्रीक्वेंसी या आवर्तकाल दे दिए जाए, तब क्या करो, तब बदल लो इस फॉर्मूले को। तो इस रूप में फिर क्या लिखें, देखो हाफ आई, तो आप ले लेंगे ओमेगा को कर दो मैं 2πf इसका स्क्वायर, या देखो हाफ आई इंटू मैं कर दूं इसको 2π/t इसका स्क्वायर। तो वो सामान्य फ्रीक्वेंसी के रूप में है या कोणीय वेग के रूप में है, आवर्तकाल के रूप में है, इन सारी बातों को आप इसमें समाहित कर सकते हो। तो ये प्रश्न आपका हो गया। उसके बाद देखें आप जो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 56 और 42, ये दोनों क्वेश्चन आप चेक कर लें। जिसमें से 56 वाला क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं, उसको देखें। उसमें लिखा है कि एक वलय, क्वेश्चन है कि एक वलय, तो ये वलय है और उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसका मास दे रखा है हम लोगों को 0.5 kg और 0.5 मीटर। एक बार फिर देख लो, इसका मास हमको दिया जा रहा है 10 kg, है ना, और इसकी रेडियस वो आपको दी जा रही है 0.5 मीटर यानी 1/2 मीटर। अब ये क्वेश्चन है कि ये अपने व्यास के परितः है, ध्यान सुनो भाई, व्यास कौन है इसका, ये तो इसकी ज्यामितीय अक्ष है, ये इसका व्यास, इसको व्यास के परितः है, डायमीटर के परितः है 20 रेडियन पर सेकंड से घुमाया जा रहा है। तो ओमेगा इसका बेटा है 20 रेडियन पर सेकंड, और ये SI सिस्टम में है, इस रूप में काम में लेना है। तो पूछा है कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास m भी है, इसका r भी है, ओमेगा भी है, और kr का मान आपको पूछ लिया। तो आ जाओ भाई, kr हाफ i, तो वलय का i कितना, देखो व्यास के सापेक्ष, ज्यामितीय सापेक्ष कितना होता है mr², और व्यास के सापेक्ष इसका आधा हो गया, तो देखो हाफ तो वो है ही, इंटू आई का कितना हुआ, हाफ mr² इंटू ओमेगा², बस रिक्वायरमेंट इतनी थी हमने। तो देखो 1/4 तो ये हो गया, इंटू m मास था 10 kg, r क्या थी, रेडियस जो थी कितनी 0.5 है 1/2, उसका स्क्वायर कर दो 1/4 इंटू ओमेगा², ओमेगा क्या था बेटे 20 का स्क्वायर कर दो कितना 400। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको उड़ाऊं, ये तो हो गया आपका 100, ये 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000, 1000 अपॉन कितना 4, तो पहले 2 का भाग दें कितना 500, 250, तो 250 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल हो गया भाई, कर लेंगे। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका है, देखो स्टेज 4 ए का 26, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में। क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। कह रहा है कि एक ठोस गोला, तो बना लो, ये लो साहब एक ठोस गोला है, और इस ठोस गोले के बारे में बोला गया है इसका मास स्मॉल m है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। अपने व्यास के परितः, तो ठोस गोले का मान लो कोई व्यास है, ये अपने व्यास की परितः घूम रहा है, ठीक है जी। वह ठोस बेलन, एक ठोस बेलन दे रखा है, ये लो ठोस बेलन मान लो, ये ठोस बेलन, और इसका भी लिखा है मास स्मॉल m रेडियस कैपिटल R। अपनी अच्छा मास इसमें शायद चलो ठीक है इतना ही है, मास स्मॉल m रेडियस कैपिटल R अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः,
तो बेलन की ज्यामिति एक्स क्या होती है? जो सेंट्रोमास से निकले और तल के लंब हो। तो ये इसकी ज्यामिति एक्स है, इसके सापेक्ष, ये अपने व्यास के सापेक्ष, ये अपनी ज्यामिति एक्स के सापेक्ष घूम रहा है। तो इसका व्यास के सापेक्ष आई कितना होता है? 2/5 mr²। मास स्मॉल m है तो स्मॉल mr², और इसका अपनी ज्यामिति एक्स के सापेक्ष होता है 1/2 mr²। क्लियर? घूर्णन कर रहे हैं। यदि बेलन के घूर्णन की चाल गोले से दुगुनी है, तो अगर इसकी कोणीय चाल को ओमेगा मान लूं तो इसकी कितनी हुई? 2 ओमेगा। कह रहा है कि बेलन की घूर्णन चाल ठोस गोले से दुगुनी है, तो आप जिसकी कम थी उसको मान लीजिएगा, तो ये डबल आ गई। अब पूछा हमसे क्या है कि घूर्णन जो गतिज ऊर्जा है इस वाली और इसके रेशियो आपको पूछ लिया कि घूर्णन किसका? स्फीयर का, यानी गोला। चलो इसको मैं स्फीयर लिख रहा हूं, अपॉन के रोटेशन क्या? सिलेंडर। इनका हमें अनुपात पूछा है, जिनमें आई हमारे पास है, ओमेगा आपको दे दिए। अनुपात ज्ञात करने में अब तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। देखो तो मैं लिखूं इसको, देखो रेशियो में, तो पहले हम लिख रहे हैं कि इसमें स्फीयर की एनर्जी तो कितनी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो लिखा ना बेटे। दूसरा देखो हाफ आई, कितना है इसका आई? 1/2 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो कितना? 2 ओमेगा का, फिर अपन करेंगे स्क्वायर, तो 4 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अपन कर दें सॉल्व। ओमेगा स्क्वायर से ये कैंसिल, इसमें 4 से ये 4 वैसे कैंसिल हो गया, फिर mr² से पूरा mr² कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/5, यानी ये आया 1/5। तो रेशियो निकालना हो तो 1:5, 1:5, ये रेशियो आ गया, है ना। तो क्वेश्चन आपका बन गया। तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन अपने को पढ़ने चाहिए। क्लियर? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपकी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ूं, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब सुनो जी, अब हम आगे काम कर रहे हैं वापिस। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए वो शायद सिंपल क्वेश्चन थे, पर लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसके सापेक्ष घूम रहा है, ये किसके सापेक्ष घूम रहा है, उसी आधार पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है बेटा जी ए का 8 स्टेज 4, और ये आरपीएमटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0.4 kg की वलय क्षैतिज तल पर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेखीय वेग से लोटनी गति कर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लोटनी गति है और पूछा है काइनेटिक एनर्जी, और है वस्तु कौन सी? वलय। तो टोटल है एनर्जी इसकी, देखो दोनों है ना, उसमें दोनों आएंगे, तो हाफ mv² इंटू 1 + k²/r², ये इसकी ऊर्जा का मान होता है। और वलय के लिए इसका मान कितना है? सदा हरी रिंग, लास्ट में ri, तो 1 है इसका, तो 1, तो 1 + 1 कितना? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इसका मान कितना आ गया? mv²। अब क्वेश्चन में रहा कुछ नहीं, m हमारे पास है 0.4 kg, v का स्क्वायर दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, बदल लो पहले इसको मीटर पर सेकंड में, तो 10 था ना, उसको 100 से भाग दो, 0.1 आ गया, तो 0.1 इंटू 0.1, समझे। अब देखो इसमें पॉइंट सब का मैं हटा दूं यहां से, तो ये मान हो गया 4 इंटू 10⁻³ जूल, या मैं कहता हूं 4 मिली जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं, देखो एक दो बेसिक क्वेश्चन और देखें आप, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके। जैसे आप एक प्रश्न देखें ए का 28, जो कि नीट 2016 का प्रश्न है, स्टेज 4 का क्वेश्चन कह रहा है कि समान लैंग्वेज में मेरे हिसाब से, बाकी आप पढ़ लेना उसको, लैंग्वेज में मेरे हिसाब से शॉर्ट कर लेता हूं। तो क्वेश्चन है कि समान घूर्णन गतिज ऊर्जा से घूर्णन करते दो पिंड, यानी समान यानी के आर दे रखी है दोनों वस्तुओं की सेम, तो समान काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से घूमते हुए दो पिंडों, और दो पिंड कौन से हैं? देखो दो पिंड दे रखे हैं, दो पिंडों
ए और बी, ए के बारे में बोला गया है कि इसका द्रव्यमान तो m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया a है, b जो है बेटा जी उसका द्रव्यमान तो है कितना 2m, पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IB, और साथ में ये और लिखा है इसमें कि IB का वैल्यू बड़ा है किससे, IA से। तो अब पूछा कि कोणीय संवेगों में क्या संबंध है, तो इन दोनों वस्तुओं में से इसका कोणीय संवेग मान लो कितना JA, इसका मान लो कितना JB, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो आपको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं, उनका क्रम दे रखा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज बराबर दे रखी है। तो देखो इन सब से बनने वाला फॉर्मूला कौन सा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट में आ रखा है। तो देखें के आर के जो फॉर्मूले थे बेसिक अपन जानते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या जे स्क्वायर अपॉन 2i। अब इसमें आई भी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, जे भी होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया ना। अब इसमें हमको पूछा क्या जे, तो मैं इसमें जे ज्ञात करता हूं। तो देखो जे स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2i/r, इसका रूट कर दूं तो ये लो साहब। अब देखो के आर तो बराबर है ना, ये तो सेम हो गई, इसलिए जे समानुपाती हुआ कितना √i का। हमें सिर्फ i का क्रम दिया हुआ है, आपस में क्या रिलेशन है, कितना गुना है, आधा है, वो दिया हुआ नहीं है। तो जे i के समानुपाती है, जिसका i ज्यादा होगा उसका जे भी ज्यादा होगा। तो i बड़ा किसका है, b का है, इसलिए डेफिनेट है जे जो b है बेटा जी, जे b का जो मान होगा वो जे a से ज्यादा होगा। ये आंसर है इसका, आराम से टिक कर सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन नीट में आते ही हैं, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं, आप देखें स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा है एक कण कोणीय संवेग जे से एक समान वर्ती गति कर रहा है। एक कण एक समान कोणीय वेग जे से वर्ती गति कर रहा है। यदि कण की गति की आवृत्ति दुगुनी, कण की गति की आवृत्ति यानी मैं छोड़ दूं एफ डेस, उसको डबल कर दिया, तथा गतिज ऊर्जा आदि, और क्या कर रहा है ये, एक समवर्ती गति कर रहा है, गुणन कर रहा है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी के आर डेस वो कर दी है पहले से आधी, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है, गुणन गतिज ऊर्जा को आधा कर दिया गया है। तो अब पूछा है, अब इसका कोणीय संवेग जे डेस, पहले जे था तो अब इसका जे डेस है वो कितना हो जाएगा। बहुत ही सुंदर ओनली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन का एक विशेष एग्जाम्पल है। अब देखो ऐसा फॉर्मूला आपको काम में लेना है जिसमें कोणीय संवेग भी आ जाए, जिसमें आवृत्ति भी हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो, सब कुछ आ जाए। तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बनाए थे, देखो याद करो आप, के आर इज इक्वल टू, ये तो है इसका खुद का फॉर्मूला है ये, मैं इसको लिखो आई ओमेगा कर दूं यहां पर, इनटू कर दूं ओमेगा अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन चुका है जे, ये तीन राशि आनी चाहिए, आवृत्ति भी आनी चाहिए, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आना चाहिए, कोणीय संवेग भी आना चाहिए। अब इसमें सब कुछ आगे जे इंटू ओमेगा बाई 2। अब क्वेश्चन जो है वो ओमेगा किस रूप में है, 2πf अपॉन 2, तो अपने काम के रूप में आ गया फॉर्मूला के आर बराबर दिस। अब पूछा क्या हमें जे, तो जे रूप बदल लो, देखो जे बराबर ये हो गया 2kr अपॉन 2πf, तो इसको उड़ा दूं, अब दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जे का फॉर्मूला आपको मिल गया, बस इतना सा है कि जे समानुपाती के आर अपॉन एफ। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो तो मैं जे डेस में निकालना ना, तो जे डेस अपॉन जे बराबर क्या लिखूं, देखो के आर डेस अपॉन कितना, के आर इंटू एफ अपॉन एफ डेस, ये रिवर्स में है। और इनका इस तरह से कन्वर्जन करना ये बड़े फास्ट अपने को आना चाहिए। इसमें यहां अपन कई बार गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। और इसमें अगर बचना हो ना, तो अगर आपके पास किसी साथी का क्रैश कोर्स हिंदी मीडियम का फर्स्ट लेक्चर, क्रैश कोर्स हिंदी मीडियम का फर्स्ट लेक्चर आप देख लें, ये चीज और हाउ टू फाइंड परसेंटेज चेंज बहुत बेहतर आपको मिल सकता है। ये वीडियो आप जिस भी साथी के पास हो देख लें आप, है ना। तो ये हमारे पास है जे डेस अपॉन जे इज इक्वल टू के आर डेस अपॉन के आर।
अब देखो सब वैल्यू दे रखी है अपने को, के आर डैश कितनी, देखो के आर बाई 2, तो ये है के आर बाई 2 अपॉन के आर इंटू एफ अपॉन एफ डैश, एफ कितनी डबल कर दी, तो एफ तो एफ ही है, एफ डैश कितना 2f, ये इससे कैंसिल, के आर से के आर 1/2 नीचे चला गया तो 1/4 आ गया, है ना। तो जे डैश अपन जे इक्वल टू 1/4, इसका मतलब जे डैश कितना बेटा जे बाई 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कोणीय संवेग कितना पहले से कम हो गया, 1/4 रह गया, पहले 100 था तो 25 रह गया, 75% कमी आ गई, बचा कितना 25% शेष रह गया, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी बेस्ड है। यदि किसी वस्तु का कोणीय संवेग डबल और कोणीय आवृत्ति 1/4 कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन देख लें आप, कोणीय संवेग को अपने डबल कर दिया है, आप इसको लिख सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग को दुगुना और कोणीय आवृत्ति को 1/4 कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जे तो आपने क्या डबल, जे डैश बराबर 2j और ओमेगा डैश बराबर कितना ओमेगा बाई 4, 1/4 कर दिया गया है, तो के आर डैश वो कितनी है पहले की के आर के कितना गुना है, ये हमको फाइंड करना है। तो अब इनसे बनने वाला फॉर्मूला कोई काम में ले लो, इनसे बनने वाले में के आर भी आना चाहिए, जे भी आना चाहिए, ओमेगा भी आना चाहिए। तो देखो हम लोग जानते हैं के आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इसमें ओमेगा तो है पर जे नहीं, जे को बनाना हो तो आपने पढ़ा इसको जे स्क्वायर अपॉन 2i, नहीं ये तो इससे पार नहीं पड़ी ना, तो वापिस इससे अपन क्या लिखते हैं जे ओमेगा बाई 2 बता रखा है मैंने। तो फॉर्मूला लेना कौन सा है वो आप सही से काम में ले लो, अब कुछ है ही नहीं भी, के आर के रूप में देखना है ना, तो जे और ओमेगा समानुपाती है, तो क्या लिखूं के आर अपॉन के आर डैश अपॉन के आर इज इक्वल टू जे डैश अपॉन जे इंटू ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, वैल्यू पुट कर दो। देखो जे डैश के स्थान पे क्या लिखूं बेटे जी 2j, हटाओ इसको लिखो 2j, ओमेगा डैश के स्थान पे क्या लिखो, हटा दो इसको, क्या लिखो बेटा ओमेगा बाई 4, अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो देखो ये 1/4 है ना, तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2, तो इससे हमें के आर डैश मिल गया कितना के आर अपॉन 2। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की आधी रह गई, 50% रह गई, तो 50% इसमें चेंज हो गया, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर देखें आप एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन फर्स्ट और एक एग्जाम्पल 27। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपका मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल 27, उसमें क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि एक पतला खोखला बेलन जिसके दोनों सिरे खुले हैं, तो क्या बन गया पतला खोखला बेलन, उसको काटे तो बले बनेगी, तो उसका ज्यामिति x के सापेक्ष i कितना बनेगा ओनली mr²। तो ये पतला खोखला बेलन जिसके दोनों सिरे खुले हैं, द्रव्यमान 5 kg है, उसकी रेडियस है 1 मीटर। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड से बिना घूर्णन फिसलता है, बिना घूमे फिसलता, ओनली फिसलता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार की है। फिर कह रहा है कि समान चाल से बिना फिसले लोटनी गति करता है, तो लोटनी में दोनों प्रकार गति आ जाएगी, उसमें ट्रांसलेशनल भी है और कौन सा रोटेशन भी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उनका अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा है। फिर मान लो रेडियस छोटी बड़ी है, तो आपने सारों में देखा ना, जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बीटा वो तो वस्तु का कांस्टेंट है ना। अब उसमें वस्तुपन छोटी भले है, उसको छोटा ले अथवा बड़ा ले, उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो आइए ये क्वेश्चन पूरा कर लें अपन, क्वेश्चन आप देख लें एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 तो इसमें वलय है, उसका द्रव्यमान मास 5 kg, उसकी रेडियस 1 मीटर। तो पहले आपसे पूछा 10 मीटर पर सेकंड से बिना घूर्णन फिसलता है, बिना घूर्णन फिसलता, तो ओनली उसमें के ट्रांसलेटरी है।
और उसका मान है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना बेटा 5 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना था देखो 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर कितना हुआ 100, तो 500 बटा 2 250, 250 जूल इसकी एनर्जी आ गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मान 500 250 जूल आ गया भाई। दूसरे में क्या कर रहा है, ये बिना फिसले हुए लुढ़कना, फिसलता नहीं, ओनली प्योर, वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो कौन सी टोटल एनर्जी आ गई, और वो क्या थी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा, वस्तु कौन सी, पतला खोखला बेलन, खोखला बेलन और वलय एक ही है, तो उसका बीटा कितना 1, 1 प्लस 1 कितना 2, उड़ाओ इसको इससे, तो एम वी स्क्वायर। हमने हाफ एम वी स्क्वायर का मान निकाला 250, जैसे इसको अगर 2 से, जैसे मेरे पास क्या आया, ये एम वी स्क्वायर आ गया, इसको 2 से गुणा 2 से भाग दूं तो ये मेरे पास कितना है 250, तो 250 इंटू 2 कितना 500 जूल हो गया भाई। जैसे भी वैल्यू पुट करके रखें, आपकी इच्छा है, तो ये प्रश्न हो गया। अनुपात निकालना हो तो 250 अपन 500 1/2 आ गया, कर सकते हो, तो ये बन गया भाई। फिर एक एग्जांपल है, वो आप खुद देख लेना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4th का पहला क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि एक छड़ अपने एक सिरे के परितः है, नियत कोणीय वेग से घूम रही है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो वहां टोटल कौन सी, ओनली रोटेशन है, वहां के टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओनली कोई रोटेशन हो गया, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई अपन जानते हैं, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन एनर्जी के, बहुत प्यारे क्वेश्चन, उसके बाद हम नई चीज पढ़ेंगे, तो पधारो आप। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है स्टेज सेकंड का 31, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी, पढ़ लो इसको एक बार, देखो आप फास्टली एक बार इस रीडिंग मार लो। तो क्वेश्चन क्या है, एक स्मॉल एम द्रव्यमान वाले एक पतले खोखले गोले के भीतर स्मॉल एम द्रव्यमान का आदर्श द्रव्य पूर्णतया भरा हुआ है। जब गोला v वेग से लुढ़कता है तो निकाय की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो तो प्रश्न था आपका स्टेज सेकंड का 31, क्वेश्चन है कि ये कोई एक एम द्रव्यमान और आर रेडियस का खोखला गोला, जिसका आई हम जानते हैं 2/3 mr², और ये किसी सरफेस पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, घूम भी रहा है और इसका सेंटर मास आगे बढ़ भी रहा है, तो लौटनी गति है। तो अगर मैं इसकी अकेले की ऊर्जा ज्ञात करता, इसमें पूछा है अलग बात एक और, मैं उसको भी छोड़ रहा हूं ना, इसका दे रखा है v चाल, तो अगर ये लुढ़कते हुए इस प्रकार से चलता है तब इसकी एनर्जी कौन सी है, ये टोटल है ना, तो अभी इसकी एनर्जी कौन सी भी, वो है शुद्ध लौटनी गति की एनर्जी है, उसमें ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशन भी है, तो अपन क्या लिखें, देखो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा, जिसमें बीटा कितना है 2/3, तो 1 प्लस 2/3 5/3, इस पूरे का मान क्या आ चुका है 5/2, 5/3, उसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो गया 5/6 mv²। अभी तक यदि इसमें अंदर कुछ भी नहीं होता, केवल खोखला गोला गति करता, तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होती, 5/6 mv² होती। पर क्वेश्चन में ऐड क्या कर रखी है बात, एक इसमें क्वेश्चन बात ऐड कर रखी है, और भी कर रखी है कि इस खोखले गोले के भीतर
इसके भीतर स्मॉल m द्रव्यमान का आदर्श द्रव्य असंयान द्रव्य, यानी ऐसा लिक्विड जो बिल्कुल आदर्श हो, ऐसी सूरत में इस द्रव्य और जो ये वस्तु है इनके संपर्क बिंदुओं के बीच किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। म्यू कितना? 0 है। म्यू 0 है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना कि हमारे पास एक बोल है ना, खोखली बोल है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड और जो ठोस है उनके बीच सरफेस किस प्रकार की है? चिकनी हो गई। लिक्विड किस प्रकार का है? आदर्श। ये आदर्श नहीं होता, असंयान लिक्विड होता, फिर अपन इसमें इसको भर करके फिर अपन चलने के लिए इसको बाध्य करते, सरफेस पे ऐसे लुढ़ा के छोड़ देते, उसमें क्या होता? फिर वस्तु गति करती, ठोस मिलन तो ऐसे गति करता और उसके साथ जो लिक्विड वो भी गति करता, परंतु यहां इन दोनों के बीच में क्या है? म्यू 0 है। ऐसे हालत में क्या होगा? वस्तु तो इस प्रकार से लुढ़कते हुए गति करेगी, परंतु उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य है वो सिर्फ फिक्स रहेगा। तो वस्तु तो घूम रही है, ध्यान दो, ऐसे वस्तु तो फिक्स है, सॉरी इसका m द्रव्यमान अंदर वाला वो तो फिक्स है और आगे बढ़ रहा है यूं, और वस्तु ऐसे घूम रही है, ध्यान दें आप। इसका मतलब लिक्विड तो ओनली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, लिक्विड ओनली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, और जो बाहर का बॉडी है वो कैसी गति कर रहा है बेटे जी? वो गति कर रहा है एक तरह से लौटनी गति। तो उसका केस ये हुआ कि अंदर जो द्रव्यमान है और इसको लिखा है बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, स्मॉल। स्मॉल होने पे अंदर का जो लिक्विड है बहुत छोटा हो गया, कण की भांति बन गया, बड़ा हो जाएगा इसका आकार, तो अंदर तो स्फीयर बन गया, एक ठोस गोला और बन गया। तो बहुत छोटा इसमें लिखा है प्रश्न में, बहुत छोटे गोले के अंदर एक कहानी दे रखी है। उस कंडीशन में स्मॉल m द्रव्यमान को एक कण की रूप मान लेंगे, कण इस प्रकार से गति करेगा, तब इसमें उस कण की भी जो कि शुद्ध और शुद्ध ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है उसके पास हाफ mv² एनर्जी और आ जाएगी। तो 5/6 mv² प्लस हाफ mv², इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो देखो अब ऐड करना तो 5/6 तो पड़ा है, यहाँ है 2 है ना ये, तो अगर मैं इस वाले आगे वाले को 3 से गुणा 3 से भाग दे दूं तो नीचे 6 आ गया ना। अब ये भी 6, ये भी 6, तो एलसीएम कितना? 6, तो 5 और 3 कितना? 8, तो 8/6 mv², इसको 2 से उड़ा दें तो 4/3 mv², ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, कर ले शो, है ना? तो ये अपना एक बहुत प्यारा प्रश्न बन गया। फिर आते हैं अपन 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क और दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है स्टेज फर्स्ट का 43 और एक स्टेज फर्स्ट का 44। इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेंगे। और इस लेक्चर का मैं एक लास्ट क्वेश्चन और शेयर कर लेता हूं आपके साथ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और यह है बेटा जी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक वस्तु, यानी इसमें वस्तु की प्रकृति दे रखी है, नहीं है गोला है, चकती, ऐसा कुछ लिखा नहीं। एक वस्तु अपने सेंट्रोमास से d दूरी, मान लो कोई वस्तु है, वस्तु है ये, इसका सेंट्रोमास अपने सेंट्रोमास से d दूरी, मान लो यहां से कोई इस तरफ कहीं पर भी, मैं यहां इसकी d दूरी मान लो, ये d दूरी है, d दूरी पर स्थित अक्ष की परितः है। इस अक्ष की परितः इसके अबाउट ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है, यानी इसके अबाउट आपने क्या करा, वस्तु को ओमेगा कोणीय वेग से यहां से कील फिक्स कर दी, वस्तु को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। क्लियर साहब? अब कह रहा है जी मतलब सेंट्रोमास, ये सेंट्रोमास इसको अपन जी कह रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो। तो जी से गुजरने वाली समांतर अक्ष, यानी जो अक्ष यहां से गुजर रही है, जी से गुजरने वाली समांतर अक्ष के लिए इसकी घूर्णन त्रिज्या k है। तो इस अक्ष के लिए इसकी घूर्णन त्रिज्या बराबर k। इसका मतलब ये हुआ कि जो g से अक्ष पास हो रही है, जिसको मैं या तो IG कह दूं या इसको मैं बोल दूं सेंट्रोमास वाली एक्सिस, इसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया। अगर इसका द्रव्यमान में स्मॉल m मान लूं तो स्मॉल m k², वो इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया।
तो इतनी बातों का सारांश इतना निकल गया। क्लियर? अब ये कह रहा है तो वस्तु की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो घुमावपन उसके सापेक्ष रहे और इसका आपको आई दे दिया, के संदर्भ में दे दिया, अब इसके सापेक्ष पूछा है दूरी कितनी है, हाँ इनके बीच की डी है। तो अब देखो यहां अपन इसके सापेक्ष ओनली घुमा ही तो रहे हैं ना, तो पहले सोचो कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है या रोलिंग है, कौन से प्रकार गति हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शुद्ध रोटेशन है तो के आर, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ, अब ये आई किसका बेटा, इस अक्ष के सापेक्ष, इसका तो मालूम है। अब देखो दो समांतर अक्ष हों जिसमें से एक का सेंटर मास वाले का पता हो, इसका आपको निकालना हो, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। आई सी एम के स्क्वायर है, तो ये दो एम के स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, जिसमें से आप एम कॉमन ले लो तो कितना, के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसका मान आ गया। अब रख दो इस आई के स्थान पे, तो आप क्या लिखो, देखो एम इंटू के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। सही है ना? तो इस तरह से आप काम करेंगे तब अपनी गाड़ी है वो तेज चलेगी, आपको आनंद आएगा। तो प्रश्न जो है उनको, रोटेशन को अपन इतना शानदार करने वाले हैं कि हर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, हर क्वेश्चन मॉड्यूल का आप यहाँ बोर्ड पर देख चुके होंगे। क्लियर? तो अब अपन इस लेक्चर को बेटे यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।